गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूलाधार शीर्षक संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियाँ हमें अध्ययन करना है कि शासन की जो संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणालियाँ हैं वो कौन कौन सी है। इसलिए हमने सबसे पहले शासन के प्रकार को पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? शासन के प्रकार। वर्तमान में शासन के दो प्रकार हैं। वर्तमान में शासन के दो प्रकार है। दो प्रकार जिनमें एक आता है लोकतंत्र, दूसरा अधिनायक तंत्र। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी दो प्रकार है, जिसमें एक संस्थात्मक है और एक अध्यक्षात्मक है, अर्थात एकात्मक और बहुसदनात्मक। और ये जो व्यवस्था है इसमें सरकार के तीन अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधित हो उसे हम लोग संस्थात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जिसमें दोनों अलग अलग हो उसमें हम अध्यक्षात्मक कहते हैं। फिर हमने अधिक पढ़ा संस्थात्मक शासन व्यवस्था। फिर हमने ये पढ़ा संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था कौन सी है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था कौन सी है? जिसमें मैंने बताया जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप का अध्ययन किया हमने। शासन के प्रकार, संस्थात्मक शासन व्यवस्था और संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक में संस्थात्मक शासन व्यवस्था कौन सी है? फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ा। फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? तो इसमें हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका का भेद के बारे में पढ़ा। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध की चर्चा की। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता की बात की। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की। और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी संस्थात्मक शासन व्यवस्था की हमने 6 विशेषताओं की बात की। नेक्स्ट जो हमारा हमें आज करना है वो है संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं? संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुणों के बाद हम आज चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का पहला गुण है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग तथा सामंजस्य। इस शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य होता है। मानव शरीर की भांति जिस प्रकार मानव शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंगों से मिलकर मानव शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार इस शासन व्यवस्था में
एक प्रकार की आंगिक एकता होती है, यानी सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो अंग है, इन अंगों में आंगिक एकता का गुण पाया जाता है। और यह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि शासन के विभिन्न अंगों में पारस्परिक सहयोग हो, सामंजस्य हो। केवल संस्थात्मक शासन व्यवस्था में ही इस प्रकार का सहयोग और सामंजस्य पाया जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में संबंधित होती है। इस सहयोग के आधार पर कुशलतापूर्वक शासन किया जा सकता है। वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक जटिल हो गया है। व्यवस्थापिका के द्वारा ये जटिल कार्य शासन कार्य में प्राप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले कार्यपालिका के सदस्यों की सहायता से ठीक प्रकार से किया जा सकता है। इसी प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन जन कल्याण के लिए हो, इसके लिए कार्यपालिका के सदस्यों का प्रतिनिधित्व के माध्यम से संपर्क बना रहना आवश्यक होता है। इस प्रकार संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पारस्परिक सहयोग के आधार पर श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण और जन कल्याण के कार्य संभव कर पाती है। इस प्रकार हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य की बात की। पहला गुण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य स्थापित होता है, संस्थात्मक लोकतंत्र। दूसरा गुण शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी। दूसरा गुण शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी। लोकतंत्रात्मक संस्थात्मक शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक निश्चित समय बाद चुनाव के समय जनता के सामने उपस्थित होना होता है। इसलिए जनप्रतिनिधि ठीक प्रकार से कार्य वही करते हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये शासन व्यवस्था की सबसे बड़ा गुण यही है कि शासन जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्यों के रूप में और इस रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जब तक व्यवस्थापिका में समर्थन है तब तक मंत्रीगण अपने पदों पर रहते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार शासन व्यवस्था में लोकमत का उचित आदर होता है और लोकहित के साधन संभव हो पाते हैं। नंबर 3, सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। लोक संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण कि इसमें किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। संसदीय शासन में क्योंकि सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह कभी भी निरंकुश नहीं हो पाती। व्यवस्थापिका में विद्यमान विरोधी दल शासन पर अंकुश बनाए रखने का कार्य करते हैं। संसदीय शासन में मंत्रिमंडल अपनी सीमाओं का उल्लंघन तथा अपने कर्तव्यों की अपेक्षा की बात सोच ही नहीं सकता, क्योंकि संसद पर नियंत्रण व्यवस्थापिका, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के 5 हथियार है, जिसमें प्रश्न पूछना, निंदा व प्रस्ताव करना, काम रोकना, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इस प्रकार के 5 प्रस्ताव ऐसे है। व्यवस्थापिका वहाँ ऐसे प्रस्ताव ले आती है जिससे संसद पर पूर्णतः नियंत्रण रहता है। ये इन प्रस्तावों से
ये जो पांचों की प्रक्रिया है, इसके परिणाम स्वरूप कार्यपालिका के सिर पर सदैव तलवार की भांति बने रहते हैं तथा उन्हें कर्तव्यपरायण होने का, कार्य करने का पाठ पढ़ाते रहते हैं। इंग्लैंड और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जबकि व्यवस्थापिका द्वारा किसी एक वरिष्ठ मंत्री या मंत्रिमंडल को त्याग पत्र करने के लिए बाध्य किया गया हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नंबर 4, गत्यावरोध की कम आशंका। गत्या अवरोध की कम आशंका। गत्या अवरोध की कम आशंका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? इसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित नहीं होती, सभी की अलग अलग शक्तियां होती हैं। अनेक बार वे एक दूसरे के कार्यों में रुकावट का प्रयत्न करते हैं, जिसको हम गत्या अवरोध कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में गत्या अवरोध की स्थिति उपस्थित हो जाती है। किंतु संसदीय शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप से परस्पर सहयोग से कार्य करती है और किसी प्रकार के गत्या अवरोध की आशंका नहीं रहती, क्योंकि कार्यपालिका का कार्यकाल व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है। जब तक व्यवस्थापिका का समर्थन है तब तक ही कार्यपालिका रहती है। 5, अवसर के अनुकूल परिवर्तनशीलता। अवसर के अनुकूल परिवर्तनशीलता। अवसर के अनुकूल परिवर्तनशीलता। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में इस बात की गुंजाइश रहती है कि राष्ट्रीय संकट के किसी भी असाधारण अवसर पर राज शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन किया जा सके। उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था में एकीवेथ के स्थान पर लॉर्ड जॉर्ज तथा द्वितीय युद्ध के समय चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ये जो व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें संस्थात्मक शासन व्यवस्था में हम अवसर के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जहां अध्यक्ष निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, 5 वर्ष की अवधि के निर्वाचित होता है अमेरिका में, और ऐसा होना असंभव इस शासन व्यवस्था में। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में इसके विपरीत अवसर व्यवस्थापिका का सर्वमान्य नेता को असाधारण शक्ति के रूप में प्रदान करता है और सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 6, योग्यतम, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है योग्यतम, अनुभवी तथा लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन है। लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण गुण, छठा गुण, कि इसमें वो व्यक्ति कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं जो लोग दूसरे व्यवस्थापिका के दूसरे सदस्यों से अधिक योग्य है, अधिक अनुभवी है और अधिक लोकप्रिय है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि योग्यतम, अनुभवी तथा लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन है। व्यवस्थापिका के जिन सदस्यों को अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर व्यवस्थापिका अपने राजनीतिक दल और देश की राजनीति में बहुत अधिक लोकप्रिय और सम्मान प्राप्त होता है, वे व्यक्ति साधारणतः मंत्रिमंडल के सदस्य चुने होते हैं। इन योग्य तथा अनुभवी सदस्यों को शासन के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है
और लोकप्रिय होने के कारण इनके द्वारा शासन का संचालन जनहित के कार्यों में किया जाता है। मंत्रियों के संबंध में ये दो बातें, कौन सी दो बातें? योग्यता और लोकप्रियता अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं होती, क्योंकि वहाँ देश का अध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष ही मंत्रियों का चयन करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल राष्ट्रपति ही लोकप्रिय शासन होता है। देश के अध्यक्ष के नाम पर चुनाव होता है, किसी दल के नाम पर चुनाव नहीं होता। और मंत्रिमंडल के सदस्यों में उनके द्वारा मंत्रिमंडल में वही सदस्य लिए जाते हैं जो अध्यक्ष राष्ट्रपति नामजद करता है या उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक में अध्यक्ष द्वारा नामजद होते हैं, अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और संस्थात्मक में व्यवस्थापिका द्वारा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका द्वारा नामजद किए जाते हैं। नंबर 7वां गुण है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा संसदीय शासन व्यवस्था का 7वां गुण है राजनीतिक शासन व्यवस्था। राजनीतिक शिक्षा संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अच्छा अवसर मिलता है, क्योंकि एक निश्चित समय बाद चुनाव होते हैं। लोगों ने ये देखा है, जो लोगों के बीच लोकप्रिय रहता है वो चुनाव जीत जाता है, और व्यवस्थापिका के विभिन्न विभागों में कार्यों की आलोचना भी होती है। मंत्रीगण भी पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीति और कार्यों के पक्ष का प्रतिपादन करती है। जनता व्यवस्थापिका के इस कार्य के विवरण में रुचिपूर्ण पड़ती है, सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करती है। अध्यक्षात्मक शासन में जनता अधिक अच्छे अवसर के साथ, अधिक अच्छे प्रकार के साथ राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। नंबर 8वां और अंतिम गुण है वंशानुगत राजतंत्र को प्रजातांत्रिक रूप प्रदान करना। वंशानुगत राजतंत्र को प्रजातांत्रिक रूप देना सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे अच्छा गुण कि जिन जिन देशों में पूर्व में राजतंत्र था, जिन जिन देशों में पूर्व में राजाओं का राज था, उस राजाओं के राज को इस संसदीय शासन व्यवस्था में प्रजातांत्रिक रूप प्रदान किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में वंशानुगत राजतंत्र को लोकप्रिय बनाया गया। सम्राट के पद की व्यवस्था होने के बावजूद भी, सम्राट का पद होने के बाद भी इंग्लैंड का लोकतंत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण किसको जाता है? इसका सबसे बड़ा श्रेय वहां की संसदीय शासन व्यवस्था को जाता है। वहां दो प्रकार के शासन है, दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक, और दोनों कार्यपालिकाओं की व्यवस्था की गई है। सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है। इस प्रकार हमने लोग संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुणों की चर्चा की। कितने भी हम गुणों की बात कर लें, बहुत सारे गुणों की और विशेषताओं की बात होगी, किंतु फिर भी हम इस शासन व्यवस्था को तथ्यात्मक रूप से देखते हैं, इस शासन व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो हमें इसके अवगुण और दोष भी दिखाई देते हैं। हम अब बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के दोषों की, अवगुणों की, हानियों की। एक ही बात है कि इसके दोष कौन है, अवगुण कौन से हैं और हानियां कौन सी हैं। नंबर 1, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध। पहला इसका दोष, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित नहीं है, दोनों को अलग अलग शक्तियां हैं। किंतु हमारी जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, इसका सबसे बड़ा अवगुण यह है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है।
इसलिए शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन और न्याय संबंधी शक्तियां अलग अलग हाथों में रहनी चाहिए। लेकिन संस्थात्मक शासन व्यवस्था में छत्तीसगढ़ सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर घनिष्ठ संबंधित होती है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो व्यवस्थापिका पर निर्भर करता है। नंबर 2, दलीय तानाशाही का भेद। दलीय तानाशाही का भेद। कई बार हम ऐसा देखते हैं, कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि एक दल को अधिक बहुमत मिलने से वो तानाशाही रूप धारण कर लेता है और इसका परिणाम क्या होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति सरकार जनता के हाथ में होती है। जब एक दल को बहुमत अधिक मिल जाता है तो वो शक्ति जनता के हाथ में न रहकर सरकार के हाथ में चली जाती है या कार्यपालिका के हाथ में चली जाती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राज शक्ति पूर्णतः जनता के हाथ में न रहकर एक दल के हाथ में रहती है, क्योंकि जब उसको बहुमत ज़्यादा मिल जाता है तो वो दल के हाथ में चली जाती है। और व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। लोकप्रिय सदन भारत में लोकसभा अर्थात नियमन सदन, उसके द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार शासन के इन दोनों विभागों की शक्ति आवश्यक रूप से एक राजनीतिक दल के हाथ में निहित होती है। यह राजनीतिक दल मनमाने तरीके से इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक बार सत्ता अपने हाथ में आ जाने पर वह राजनीतिक दल वरिष्ठ उपायों को अपनाकर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रयत्न कर सकता है। नंबर 3, निर्बल शासन। निर्बल शासन सबसे बड़ा दोष, महत्वपूर्ण दोष, 3 नंबर दोष। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्ति हो और वो राज्य प्रशासन के सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, लेकिन सभी मंत्री अपने विभागों के स्वतंत्र मंत्री होते हैं, स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय कर सकता है। शासन में इस निर्बलता के कारण यह अनावश्यक निर्णय करने में काफी समय लग जाता है। निर्णयों को गुप्त रखने में भी कठिनाई होती है। शासन की ये निर्बलता युद्ध तथा अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में असहनीय हो जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में निहित होने के कारण शासन व्यवस्था किसी भी हालत में निर्बल नहीं होती। नंबर 4, बहुदलीय शासन व्यवस्था के निर्माण में कठिनाई। बहुदलीय शासन व्यवस्था के कारण सरकार के निर्माण में कठिनाई। बहुदलीय शासन व्यवस्था होने के कारण बहुदलीय शासन व्यवस्था में एक दल की सरकार नहीं होने के कारण वह सरकार नहीं बना पाती। ये इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी दोष है, सबसे बड़ा कठिनाई है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम दोषों का अध्ययन कल वाले वीडियो में करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में सबसे पहले हमने शासन के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ा, फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण, फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था की 6 विशेषताएं, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में
इसमें नंबर 1 था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य। दूसरा था शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी। तीसरा था सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। चौथा था गत्या अवरोध की कम आशंका। पांचवा था अवसर के अनुकूल परिवर्तनशीलता। छठा था योग्यतम अनुभवी तथा लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। सातवां था राजनीतिक शिक्षा। आठवां था वंशानुगत राजतंत्र को प्रजातांत्रिक रूप देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंग्लैंड का ले सकते हैं, यूके का ले सकते हैं, जहां राष्ट्राध्यक्ष वास्तविक नाममात्र की जो कार्यपालिका आज भी सम्राट है, जो कि वंशानुगत है। फिर हमने इसके दोषों का अध्ययन करना शुरू किया। दोषों का पूरा अध्ययन हम कल करेंगे। आज हमने 4 टॉपिकों का अध्ययन किया। शक्ति पद्धति के सिद्धांत का विरोध करता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था। दलीय तानाशाही का भय रहता है, हमने कई बार ऐसा देखा है। ये शासन व्यवस्था निर्बल है और बहुदलीय शासन व्यवस्था के कारण कई बार कोई भी पार्टी, कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता। थैंक यू, धन्यवाद।